जनादेश ने तय कर डाला अपने पीएम मोदी हैं। पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं, भारत माँ की गोदी है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर। मैंने जो प्रारंभ में दो पंक्तियां कही, मेरे कवि मित्र उमेश जी ने वो लिखी और कवि सम्मेलनों के मंचों पर खूब तालियां बटोरी। लेकिन वास्तव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हम बात वो करेंगे जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके बहुत से इंटरव्यू भी लोगों ने सुने होंगे, लेकिन मैं आज दो तीन बातें खास तौर पर आपके सामने करना चाहूंगा। पहली बात करूंगा मैं, राजस्थान में एक बहुत बड़े संत हुए हैं और संत हुए हैं, उनका नाम है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय खोजी द्वाराचार्य श्री श्री 1008 नारायण दास जी महाराज। नारायण दास जी महाराज का जो स्थान त्रिवेणी जो कहलाता है वो दिल्ली रोड पर शाहपुरा के निकट है और खेतड़ी रोड पर अजीतगढ़ के निकट है। दोनों के बीच में त्रिवेणी धाम है। त्रिवेणी धाम के महाराज जी के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दौर में उन्होंने जो टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी के लिए की थी वो बहुत हद तक मुझे लगता है कि दर्शकों ने भी नहीं सुनी होगी और बहुत कम लोग होंगे। वैसे तो पूज्य महाराज श्री राजनीति पर टीका टिप्पणी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया, उस समय का मैं स्वयं चूंकि साक्षी रहा, इसलिए आज आपके समक्ष मैं वो बात कर रहा हूँ। त्रिवेणी धाम में गया हुआ था और वहां बहुत से लोग महाराज श्री से आशीर्वाद लेने आए हुए थे और जब बात चल पड़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो महाराज श्री नारायण दास जी महाराज के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी में नेता चाहे बहुत सारे होंगे, लेकिन मर्द नेता यदि कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आखिर महाराज श्री ने ऐसा क्यों कहा, तो उसके पीछे कारण था और वो कारण भी मैं आपके सामने रखूं कि ये जो टिप्पणी है, जहां तक मुझे याद आता है, ये टिप्पणी है संभवतः 2007-8 के आसपास की। और 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए, उस समय जो स्थिति परिस्थिति बनी, पूज्य महाराज श्री नारायण दास जी महाराज का गुजरात भी आना जाना बहुत रहता था और वहां डाकोर पीठ में उनका खूब आना जाना था। इस कारण से गुजरात में जो स्थिति परिस्थितियां उन्होंने देखी, वहां के लोगों से उनकी बातें हुई होंगी निश्चित रूप से। तो जो 2002 में राम भक्तों को जिस तरीके से ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद जो स्थितियां बनी शासन प्रशासन की, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे नरेंद्र मोदी पर, लेकिन उस सब में से देश के साधु संत क्या कह रहे थे, लगभग वही बात कही पूज्य नारायण दास जी महाराज ने। तो उस दौर में जबकि कहीं ये नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री भी केवल एक बार नहीं 3-3 बार हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को 182 से 282 तक ले जाने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ये कहीं किसी को कल्पना नहीं थी। लेकिन पूज्य महाराज श्री नारायण दास जी महाराज ने ये कह दिया था 2007-8 में कि कोई मर्द नेता है बीजेपी में तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होता है। खास बात। दूसरी खास बात आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कपड़े होते हैं वो एक अपनी उनकी एक फैशन है, या कह सकते हैं कि कपड़ों में पूरी चमक दमक रहती है, लेकिन साथ ही साथ उनके दाढ़ी और बाल, उनमें भी कई प्रकार के प्रयोग होते हुए आपने देखे होंगे। मैं बात कुछ अलग तरह की करने के लिए आया हूं, इसलिए आपका ध्यान उन कुछ फोटोग्राफ्स पर दिलाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यदि आपको 20, 25, 30 वर्ष पहले के यदि कोई फोटोग्राफ्स मिले तो देखिएगा जरा, और अब पिछले 5-7 वर्षों के फोटोग्राफ्स आप उनके देखिएगा, आपको अंतर दिखेगा उनके ललाट में, आपको अंतर दिखेगा उनके सिर के जो बाल हैं। तो मेरे को कुछ जो जानकारी हुई, कुछ मैं यहाँ उन स्रोत जो है सोर्स है उनकी तो बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो संकेत रूप में मुझे जानकारी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया हुआ है, ऐसा दावा है कई लोगों का। और यदि ये सच है तो आप इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस तरह की अनेक बातें मोदी जी के बारे में हो सकती हैं, कपड़ों की बात हो सकती है। विपक्ष ने एक बार आरोप भी लगाया लाखों रुपए के सूट पहनने का। बालों को लेकर बात है, कोविड के समय एक अलग स्वरूप हम सबने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस प्रकार से उन्होंने दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए थे, एक अलग स्वरूप नजर आया था। शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी की जो लगातार
अलग अलग, हम कहें कि सनातन के अलग अलग आस्था केंद्रों पर जाते हैं, तप करते हैं। अब इसमें भी देखने वाले ये देख लेते हैं कि मोदी जी वहां भी अपनी ब्रांडिंग करने से नहीं चूकते हैं। ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन देश का कोई प्रधान अपनी आस्था के बिंदुओं का, अपने मान बिंदुओं के उन स्थानों पर पहुंचता है जहां जाने पर देशवासी एक गर्व का अनुभव करते हैं। नहीं तो यहाँ तो इफ्तार पार्टियों की ही बातें हुआ करती थी। बहुत सी बातें मोदी के जीवन के बारे में ये आती हैं कि बचपन में किस तरीके से वो रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म के आसपास उनका जीवन बीता, किस तरह से चाय बेचने की बात आती है। और मणिशंकर अय्यर मुझे याद आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि मोदी ने चाय बेची है तो उनको एआईसीसी के ऑफिस के बाहर हम स्थान उपलब्ध करवा देंगे। और उसके बाद मणिशंकर अय्यर की क्या स्थिति हुई, उसके बाद नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन मणिशंकर अय्यर जो है वो परिदृश्य से लापता हैं, लगभग गायब हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी धीरे धीरे वे अपना वजूद खोते चले गए। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी है, मेरे कवि मित्र ने ये भी बात लिखी कि चाय बेचने वाले को हर माल बेचना होता है। अपने आप में बड़ी बात है, जो बात मार्केटिंग की करते हैं, जो बात ब्रांडिंग की करते हैं। तो मोदी के जन्मदिन पर ऐसी बहुत सी बातें ध्यान में आती है। एक बात खास तौर पर यह भी लगती है कि जो लोग ज्योतिष को मानते हैं वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि उनकी कुंडली में अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। और रामायण का एक पात्र बाली, वो मुझे ध्यान में आता है। वो ध्यान में आता है एक अलग कारण से। बाली को बताया जाता है कि ऐसा वरदान मिला हुआ था कि बाली से युद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके सामने आता था तो सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। और भगवान राम ने भी जो है बाली का जब संहार किया था तो पीछे से तीर मारे थे। वो बाली सुग्रीव का जो सारा विषय था, यहाँ मैं ये बात नहीं करूंगा कि चरित्र कैसा था, क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन वो जो एक उनको वरदान मिला हुआ था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस प्रकार का भाव नरेंद्र मोदी के साथ भी नजर आता है। जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के सामने आया है टकराव के चलते, वो व्यक्ति लगातार धीरे धीरे कमजोर होता गया है। चाहे उनके पार्टी के भीतर के नेताओं की बात करें या फिर पार्टी के बाहर के नेताओं की बात करें। पार्टी के भीतर के नेताओं की बात करके देख लेते हैं तो जिस समय 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश और दुनिया उनको देखने लगी थी, सबसे बड़ी अड़चन लालकृष्ण आडवाणी नजर आ रही थी। लेकिन आडवाणी धीरे धीरे कैसे मार्गदर्शक मंडल में चले गए और नरेंद्र मोदी उभरते चले गए। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं तो पार्टी के भीतर जो लोग उनके खिलाफ माने जाते थे, संजय भाई जोशी परिदृश्य से लगभग गायब हो गए। और कालांतर में फिर विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी रहे प्रवीण भाई तोगड़िया एक दौर में नरेंद्र मोदी के सामने आने लगे थे, अब कहाँ हैं कोई पता नहीं है। पार्टी और विचारधारा के भीतर के लोगों की भी बात देख सकते हैं और बाहर के लोगों की भी देख सकते हैं। सोनिया गांधी ने अनेक आरोप उन पर लगाए और साथ ही साथ 2002 में जो दंगे हुए उनमें आरोपी बनाने की बात हुई। बहुत से मौत का सौदागर, हिटलर, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन जितने आरोप मोदी पर लगते गए मोदी उतना ही आगे बढ़ते गए। और साथ में याद आती है वो पंक्ति भी कि माना अंधेरा बहुत घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसी लाइन पर चलते रहे और चलते चलते विरोधियों को चित्त करते रहे। इतना ही नहीं, उनके जो बयान हैं उन बयानों को भी आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं डरता किसी से भी नहीं हूं, क्योंकि डरते वो हैं जो अपने लिए मरते हैं। मैं इस भारत माता के लिए मरने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तो ये केवल भाषण में कहने की बात है या वास्तविकता है? ये वास्तविकता है। ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि 1992 में जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा निकाल रहे थे, श्रीनगर के लाल चौक में जब तिरंगा फहराने की बात आई थी, उस समय का वो जम्मू में दिया हुआ ऐतिहासिक भाषण आज भी लोगों को याद होगा। उस समय आतंकवादियों ने सीधी चुनौती दे रखी थी कि किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो श्रीनगर के लाल चौक में आकर तिरंगा झंडा फहराए। मोदी कहाँ डरने वाले थे? मोदी ने कहा परसों फैसला हो जाएगा। 24 जनवरी को उन्होंने भाषण दिया था, 26 जनवरी के लिए कहा कि परसों फैसला हो जाएगा किसकी मां ने दूध पिलाया है। पता था कि खतरा है, खतरा साधारण सामान्य नहीं गंभीर है। और उसके पहले जब एकता यात्रा पंजाब से गुजर रही थी तो वहां फगवाड़ा में गोलियां चल चुकी थी, मामला तनावपूर्ण हो चुका था। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, वो कहाँ डरने वाले थे, वो कहाँ रुकने वाले थे। आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते जो जिम्मेदारियां मिलती गई तो वो जो निडरता का भाव है, वो निडरता का भाव प्रारंभ से मोदी में देखा जा सकता है। और वही भाव
पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के समय लोगों ने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा होगा, एयर स्ट्राइक के समय देखा होगा। एक दौर में हमारे देश के बड़े कर्णधार, बड़े नेता केवल बयान दिया करते थे, यहाँ जब आतंकवादी घटनाएं हो जाती थी तो कहते थे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बात करते थे। लेकिन मोदी कहते हैं कि अब ये नया भारत है, और ये नया भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाला भारत है। ये नया भारत परमाणु बम की धमकी से डरने वाला नहीं है। ये नया भारत जो है वो मजबूत भारत है, और ऐसा उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया अनेक मोर्चों पर, अनेक स्थानों पर, जिस तरीके से कि केवल बोलेंगे नहीं। चीन के साथ चाहे स्थिति रही हो या बात रही हो पाकिस्तान के साथ की, तो मोदी का एक अलग अवतार इसमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है वो जो बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, आत्मनिर्भर भारत की, वोकल फॉर लोकल की, तमाम तरह की बातें हो सकती है, कई घंटों तक चर्चा हो सकती है। लेकिन चूंकि मेरा विचार ये था कि आपको कुछ ऐसी खास बातें बताई जाए इस एपिसोड के माध्यम से नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर, कि जिनके बारे में लगे कि मोदी आखिर अभी पिछले 5-7 वर्षों में ऐसे नहीं हुए हैं, वो प्रारंभ से इसी प्रकार के हैं। एक हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अनुसार ही वो शनय शनय आगे बढ़े हैं। बड़ी बात ये भी रही कि जवाहरलाल नेहरू के बाद में शायद वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार इतने समय तक प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ही विधानसभा पहुंचे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ही वे संसद में पहुंचे। और साथ ही साथ ये भी एक बात रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए जितने चुनाव लड़े सभी चुनाव जीते हैं। तो आज तक कोई चुनाव उन्होंने नहीं हारा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो कोई ना कोई, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी कहते हैं कि मोदी साधारण मानव नहीं लगते, कुछ न कुछ देवीय शक्तियां जरूर उनके साथ होंगी, अन्यथा जितना विरोध उन्होंने झेला, जिस दौर में वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस दौर में सरकार यूपीए की रही 10 वर्ष तक, और लगातार सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी उन पर जिस तरीके से हमलावर होती रही, वे अपने अंदाज में चलते रहे। मुझे याद आता है उनका वो इंटरव्यू भी करण थापर, जब उनसे सवाल करते हैं वो थोड़ा सा संकेत करते हैं और आखिर में बीच में वो माइक निकालकर चल देते हैं। ये मोदी की ठसक है, ये मोदी को प्रारंभ से जानने वाले लोग निश्चित रूप से देखते रहे हैं। आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके? उनके जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सेवा के कार्य, पौधारोपण के, पर्यावरण संरक्षण के, रक्तदान के, तमाम तरह के बहुत से सामाजिक सेवा कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ रही है। ये सेवा कार्य भी अपने आप में एक बड़ी कहानी कहते हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी काफी समय से करती आ रही है। कोरोना के समय भी सेवा ही संगठन जैसे कई सारे अभियान चला चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। तो मोदी की इस राजनीतिक यात्रा पर और साथ ही साथ सेवा पखवाड़े पर क्या कहना है? क्या आपके पास भी नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ा हुआ कोई अद्भुत, अनूठा, अनसुना किस्सा है? आप कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवा सकते हैं। इस तरह का कोई कहानी किस्सा आप बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी कोई वीडियो बनाने को लेकर। बहरहाल नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा, उनका स्वभाव, उनकी आक्रामकता, उनकी विदेश नीति, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शायद सर्वाधिक विदेश यात्राएं भी की होंगी। तो आपके कमेंट जो है उनसे हमें नई जानकारी मिलेगी, तो उस पर भी कुछ नया प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।